हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएस फैकल्टी रुद्राज एकेडमी लखनऊ और ऑनलाइन स्टडी अड्डा 95 पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को देखा था, समझा था कि मॉडर्न हिस्ट्री है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कहा क्यों गया, कैसे वो और हिस्ट्रियों से अलग हो गया, कैसे और वो हिस्ट्रियों से कुछ अलग कुछ बेहतर था, इसलिए वो मॉडर्न हिस्ट्री कैसे हुआ। अब इस मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में जो सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, वो होता है यूनानियों के आने का क्रम, यूरोपियों के आने का क्रम। यूरोपी भारत आते हैं तो उन यूरोपियों में पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है और लास्ट में कौन जाता है, ये सब पढ़ना है। तो इनके आने के क्रम में जो सबसे पहली शुरुआत होती है यूरोपियों के आने के क्रम में, तो जो सबसे पहला व्यक्ति है, जो सबसे पहली कंट्री है, वो है पुर्तगाल। हाँ, ये वही कंट्री है, रोनाल्डो है। सबसे पहली कंट्री पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे पर ब्रिटिश, चौथे पर डेनिश और पांचवें पर फ्रेंच यानी कि फ्रांस। पुर्तगाल पहले आता है, आपने देखा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगीज था, पुर्तगाली था। डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, डेनिश आते हैं और फ्रेंच आते हैं। लेकिन अगर कभी इन फ्यूचर वो कभी ऐसा पूछ ले कि कंट्रियों के जाने का क्रम, पहले कौन सी कंट्री जाती है, तो आप देखिएगा आपको सबसे पहले डेनिश जाएगा, डच जाएगा, ब्रिटिश तीसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर ही जाएगा। हाँ, 1947 जब आप आज़ाद हुए थे। उसके बाद फ्रेंच जाएगा और फिर पुर्तगाल जाएगा। आप जरा देखिए, जो कंट्री पहले आई थी वही कंट्री बाद में जा रही है। 1500 में आई है और 1961 में जाएगी। काफ़ी लंबा समय है। ये तीसरे नंबर पर आया है और तीसरे नंबर पर ही जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि यूरोपियों की आने का क्रम, यूरोपियों के जाने का क्रम, लेकिन यहाँ पर एक बहुत सोचने वाला पॉइंट है। जब वो यूरोपीय देशों के आने का क्रम पूछेगा तो आप ये बताओगे, जब वो यूरोपीय देशों के जाने का क्रम पूछेगा तो आप ये बताओगे, लेकिन जब वो यूरोपीय कंपनियों की आने का क्रम पूछेगा तो बदल जाएगा। बदल जाएगा। आप देखो, पुर्तगाल पहले आया था तो पुर्तगाल की कंपनी पहले बनी, डच पहले आया था लेकिन कंपनी पहले ब्रिटिश की बन रही है। 1600 में ब्रिटिश की कंपनी बन जा रही है, 1503 में पुर्तगाल की कंपनी बन जा रही है और 1602 ईस्वी में डच की कंपनी बन रही है। डेनिश 1616 में बना रहा है और फ्रेंच 1664 में बना रहा है। कंपनी कहने का मतलब वो कोई जियो की तरह कंपनी नहीं बना रहा है, रिलायंस की तरह बड़ी कंपनी नहीं बना रहा, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करा। यहाँ पर कंपनी कहने का मतलब है कि व्यापारियों का समूह। जैसे पुर्तगाल आया तो 1498 में आया, पर उसको कंपनी नहीं कहा गया क्योंकि वो वास्को डी गामा अपनी टीम के साथ आया हुआ था। लेकिन 1503 में पुर्तगाल को कंपनी कहा जा रहा है, मीन्स यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यापारी है। 1600 में आप देखो, जब ब्रिटिश आते हैं तो एक से ज़्यादा व्यापारियों के समूह में आते हैं। एलिजाबेथ उनको एक बाकायदे टीम के साथ व्यवस्थित करके भेजती है, इसलिए उनको कंपनी कहा जा रहा है।
मीन्स जब डच आया रहा होगा तो डच का कोई एक व्यक्ति आया रहा होगा, कोई एक व्यक्ति विशेष व्यापारी आया रहा होगा, लेकिन 1602 में कई एक से ज़्यादा व्यापारी आए तो जिसको कंपनी कहा गया। आप जब गांव में कभी क्रिकेट विकेट खेलते हो या कुछ भी करते हो, आप अक्सर ये बातें सुने होंगे कि आपके घर में कोई बोला अरे तुम्हारी कंपनी का लड़का है और तुम्हारी कंपनी कहाँ है, मीन्स एक से ज़्यादा लोगों का समूह। फिर डेनिश और फ्रेंच, यहाँ से क्वेश्चन एक पुटअप होता है। और जब भी आपको यूरोपियों का आगमन पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले पुर्तगाल पढ़ाया जाएगा, और आज हमें पुर्तगाल पर ही चर्चा करनी है। पुर्तगाल में जब आप पहले पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको उनका जो पहला गवर्नर जनरल पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्मीडा। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी में जो पुर्तगाल का पहला गवर्नर जनरल है उसका नाम है अल्फांसो डी अल्मीडा। अल्फांसो डी अल्मीडा जब भारत आता है तो वो एक रणनीति के साथ आता है, एक पॉलिसी के साथ आता है कि उसको पूरे हिंद महासागर में अपना व्यापार करना, पूरे हिंद महासागर पर एक कब्जा करना, खुद को उस पर बना कर रखना कि मुझे हिंद महासागर पर मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। तो एक बात बताइए, जब ये आता है व्यापार करता है यहाँ पे, इसको भारतीय शासक जमोरिन वगैरह इसको बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जो पुराने व्यापारी हैं अरब के लोग, इस प्लेस के लोग, उन्हें काफ़ी बुरा लगेगा। हम इसके पहले की क्लास में आपको बता चुके हैं कि ईसाई और मुस्लिम एक दूसरे के प्रति बहुत कट्टर हैं, एक दूसरे का बहुत विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोवा में आने वाले लोग पुर्तगीज़ हैं, ईसाई हैं। गोवा में आने वाले लोग ईसाई हैं, और इसके पहले भारत में व्यापार करने वाले लोग अरबियन हैं, मुस्लिम हैं। तो इनके बीच कहीं ना कहीं एक टकराव का माहौल क्रिएट हो जाएगा, और जो ये टकराव का माहौल क्रिएट होता है, इसके लिए अल्मीडा ने बाकायदे एक पॉलिसी बनाकर ही आए हुए। इन्हें पहले से पता है कि भारत में जो व्यापार कर रहा हो अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो अल्मीडा एक पॉलिसी के लिए स्पेशली जाना जाता है। 20 बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये किसी और की नहीं बल्कि अल्फांसो डी अल्मीडा की है। और ये आप जान लीजिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, रटना नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके, फैक्ट्स बहुत बेवफा होते हैं, आज रटोगे कल चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक प्लेस है हारमुज, दूसरा प्लेस है गोवा, और तीसरा प्लेस इंडोनेशिया का कुछ इस प्लेस पर पड़ेगा जिसका नाम है मलक्का। मैप पे मत जाइएगा, बोर्ड थोड़ा शॉर्ट में चला गया है हम, ठीक है। मलक्का। तो इनका जो सबसे बड़ा प्लान यही रहता है कि अगर मैं हारमुज पे अधिकार कर लूँ, गोवा पे अधिकार कर लूँ और इंडोनेशिया के मलक्का पर अधिकार कर लूँ, तो कहीं ना कहीं मैं हिंद महासागर में बहुत मजबूत हो जाऊँ। ये पॉलिसी लेके आते हैं। इनका अरब के लोगों से युद्ध भी होता है, और जब इनका अरब के लोगों से युद्ध होता है तो इसमें अल्मीडा का लड़का मारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हार नहीं मानता है, दूसरा युद्ध करता है और उस युद्ध में ये विजय प्राप्त कर लेता है। जब ये इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो उसको हारमुज पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। गोवा इनके पास ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पर ये व्यापार कर रहे हैं, और मलक्का पे भी ये अधिकार कर लेता है। तो इसकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं सफल हो जाती है, और यहाँ पर पुर्तगाल धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। इसी क्रम में
1509 में जब ये जाता है तो 1509 में दूसरा आता है, 1509 में अलबुकर आएगा और अलबुकर को ही पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। आप सोचिए कि अल्मीडा पहले आ रहा है, अलबुकर बाद में आ रहा है, फिर भी अलबुकर को वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। तो कुछ तो वो बेहतर किए होंगे, कुछ तो वो इनसे अलग किए होंगे। ऐसा अलबुकर ने क्या किया अल्मीडा से अलग जो उसको वास्तविक संस्थापक कहा? आइए देखते हैं। अलबुकर 1509 से 1515 ईस्वी तक ये जब भारत आता है तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये चाहता था कि पुर्तगीज़ जो है, पुर्तगाली जो हैं, इनका भारत में एक वास्तविक प्लेस बन जाए, मीन्स ये यहाँ के निवासी हो जाए। इसके लिए इसने जो सबसे पहला काम किया उसमें इसने ये किया कि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए ये प्रेरित किया, उनको आगे लाया। वो चाहता था कि अगर ये भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे तो यहाँ के निवासी हो जाएंगे। वो उसके माइंड में ये बात बैठ चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये इतना इम्पॉर्टेंट प्लेस है, गोवा भारत इतना इम्पॉर्टेंट प्लेस है कि अगर मैं यहाँ का निवासी नहीं होता हूँ तो कोई ना कोई दूसरी कंट्री, कोई ना कोई दूसरा यूरोपीय यहाँ पर आकर के अपने आप को जमाएगा ज़रूर। इसके लिए इसने जो सबसे पहला काम किया वो यही किया कि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए अग्रसर किया। और दूसरा काम जो इसने किया, आप जब भी सती प्रथा की बात होगी आपको विलियम बेंटिंक याद आएंगे, राजा राम मोहन राय याद आएंगे, लेकिन आपको ये नाम बहुत याद रखना है, अलबुकर। अलबुकर देश का भ्रमण करता है भारत का, तो भारत का भ्रमण करने पर वो जो सबसे आश्चर्य वाली चीज़ देखता है वो उसको सती प्रथा ही दिखाई देती है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर था। डर इस बात का था कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पर पुर्तगीज़ को सेट कर रहा हूँ, पुर्तगीज़ की बस्तियाँ बसा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इस सती प्रथा का शिकार पुर्तगाली भी होंगे। तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में पुर्तगाल के क्षेत्र में, मीन्स गोवा के क्षेत्र में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कोई और नहीं, अलबुकर था। पूरे इतिहास में, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप बात कीजिए, यूरोपियों की बात कीजिए, विदेशियों की बात कीजिए, तो सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाला अलबुकर था। ये यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तीसरी बात, ये फैक्ट्रियों का निर्माण करता है, दुर्ग बनाता है खुद को मजबूत करने के लिए, तो जिससे कहीं ना कहीं ये वास्तविक संस्थापक का मतलब है कि वास्तव में पुर्तगाल को अगर कोई भारत में संस्थापित कर रहा है, पुर्तगाल को कोई भारत में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अलबुकर कर रहा है। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी देकर चले गए। आप फिर ये आगे बढ़ता चला जाता है। इसके टाइम पे पुर्तगाल इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई विदेशी राजा, यहाँ तक एक टाइम बाद अकबर भी आएंगे और कुछ दिन के लिए जब यहाँ पर समुद्री यात्रा करेंगे तो अकबर को भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर अब ये इस तरह से समुद्री यात्रा में मजबूत हो चुके हैं कि अब वो टैक्स ले रहे हैं। सोचिए, समुद्र किसका, कंट्री किसकी, कहाँ के हैं और कहाँ आकर के टैक्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। इनकी एक अपना सिस्टम था जिसका नाम था कार्टेज अल्मीडा काफिला सिस्टम। बहुत पूछा जाता है कार्टेज अल्मीडा काफिला सिस्टम है क्या। तो कार्टेज अल्मीडा काफिला सिस्टम में कार्टेज का मतलब होता था कि इनको कोई एक परमिट लेनी पड़ेगी। अगर किसी को समुद्री यात्रा करना है तो उसको एक परमिट लेनी पड़ेगी। अल्मीडा का मतलब होता था
कि चेकिंग होगी, बाकायदे चेक किया जाता था कि कहीं इस शिप से, कहीं इस जहाज़ से कोई मसाले का बिजनेस तो नहीं कर रहा, कहीं इस जहाज़ में कहीं बारूद तो नहीं रखा गया। इस वजह से आर्मीडा का जो सिस्टम था, मीन्स वो चेक करते थे कि कहीं मेरे अलावा भी कोई भारत से व्यापार तो नहीं कर रहा है। तीसरा, काफिला। काफिला मतलब कि अगर कोई समुद्री यात्रा करता था तो उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे पुर्तगालियों के बेड़े चलते थे, पुर्तगालियों की अपनी एक जहाज चलती थी। क्यों? कहने के लिए तो वो उसको संरक्षण देते थे, लेकिन नहीं, वो देखना चाहते थे, वो हमेशा इस पर एक दूरबीन की तरह नज़र रखे होते थे कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि मेरे अलावा भी कोई व्यापार करता हो, कहीं कहीं मलक्का ना जा रहा हो, कहीं किसी का मूड ना हो व्यापार करने का। फिर इसी सिस्टम को आगे बढ़ता हुआ ये चला जाता कार्टिस आर्मीडा काफिला सिस्टम। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पुर्तगाली थे वो यूरोपीय जितने भी कंट्रीज़ आई उन सभी कंट्रियों में सबसे धूर्त थे, सबसे चालाक तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बदतमीज कह सकता हूँ। जैसे अभी आप देखोगे अलबुकर के टाइम पर ही युद्ध होगा बीजापुर के राजा आदिल शाह से, और अलबुकर गोवा जीत लेता है। लेकिन एक बार इन लोग का इसी टैक्स को लेकर के, इसी व्यापार को लेकर के गुजरात के शासक से अनबन हो जाता है। और गुजरात के शासक से जब अनबन होता है तो वो उसको बाकायदे बुलाते हैं, कहते हैं आओ समुद्र में, आओ जहाज़ पर मीटिंग होगी। जब उसे जहाज़ पर मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो उसी जहाज़ से उसको फेंक देते हैं पानी में और वो मर जाता है। जैसे पुराने समय की हिंदी मूवियों में दिखाते हैं कि कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक उसी तरह से ये इस तरह का कार्य कर। और ये मुस्लिमों से इतना नफ़रत करते हैं, अगर ये मुस्लिमों से नफ़रत ना करते होते तो शायद ब्रिटिश यहाँ कभी टिकता नहीं। उस समय भारत में जितने शासक थे लगभग सारे नहीं, लगभग शासक मुस्लिम हुआ करते थे। ये अपना इतना ईगो बीच में लाते थे कि किसी शासक से मिलने नहीं जाते थे, किसी शासक से इनके अच्छे संबंध नहीं थे। हिंदुओं का जो भी धार्मिक था उसमें ये हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। सती प्रथा, प्रेम विवाह, भारतीय महिलाओं से विवाह, और गोवा में तो कई मंदिरें तोड़े, मंदिर तोड़ करके वहाँ पर चर्च का निर्माण करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के चित्त से भी उतर चुके थे। इनको ना तो हिंदुओं का सपोर्ट मिल रहा था, ना ही मुस्लिम राजाओं का सपोर्ट मिल रहा था। यही रीज़न था कि ये सिर्फ कोस्टल प्लेन तक रह गए, सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरिया तक रह गए, तटीय भागों तक रह गए। हाँ, आगे चल कर के अलबुकर जो है हुगली पर भी अपना, हुगली बंगाल में जाता है, हुगली नामक नगर का विकास करता है, एक प्लेस रखता है हुगली। और यही नहीं, हुगली को इसने अपने लूटपाट का अड्डा बनाया। जब भी बात की जाएगी समुद्री लुटेरों की तो हमेशा पुर्तगाल आता है उसमें। इतना सारा सब कुछ करने की वजह से अलबुकर को हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब अलबुकर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो नीनो डी कुन्हा का आता है। और नीनो डी कुन्हा सिर्फ एक बात के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि इन्होंने कोच्चि से अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित की। लेकिन अलबुकर के टाइम की आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। जैसे अलबुकर के टाइम पर 2 या 3 संत आते हैं, सेंट थॉमस, सेंट जेवियर्स एंड सेंट जॉन्स। वो ये वही लोग हैं जिनके नाम पे आज भी आप अपने स्कूल, आपके अपने क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल देखोगे। बहुत सारे लोग आपको सेंट जेवियर्स में, सेंट थॉमस में और सेंट जॉन्स में पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये वही पादरी हैं जो अलबुकर के टाइम पर आते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये पादरी आगे चल करके अकबर के दरबार में जाते हैं और इन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि अकबर पादरी धर्म स्वीकार करना चाहता है। और ये अपनी संस्था को आगे बढ़ाते हुए भारत में एक अनाथ आश्रम खोलते हैं जिसमें ये गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उस आश्रम का नाम कॉन्वेंट रखते हैं जो आज भी भारत में चल रहा है। कॉन्वेंट, सेंट जॉन्स, सेंट जेवियर्स, ये सारे इन्हीं पुर्तगालियों के देन हैं।
यही इतने सारे पॉइंट्स होने की वजह से अल्बुकर्क को हम भारत का वास्तविक संस्थापक, अल्बुकर्क को हम भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। तीसरे नंबर पे जो आते हैं नीनो डी कुनहा 1529 से 1538, इतने समय काल तक रहते हैं और अच्छा तो नहीं किया पर ख़राब भी नहीं किया। पुर्तगाल यहाँ से डाउन नहीं पड़ता, पुर्तगाल जैसे था वैसे चलता है। बस इनके समय काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार क्वेश्चन में पूछता है, नीनो डी कुनहा ने कोच्चि से अपनी राजधानी गोवा ट्रांसफ़र की। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, इसी ट्रांसफ़र की वजह से इनको जाना जाता है। इन्हीं के समय में सालसेट द्वीप पर बम्बई की स्थापना हुई, इन्हीं के समय में दादरा नागर हवेली की स्थापना हुई, इन्हीं के समय में दमन दीव की स्थापना हुई। इतना इम्पोर्टेंट है, पुर्तगाल से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड हुआ पढ़ाया जाएगा। कोई पोथी नहीं लिखाई जाएगी आपको कि भर भर के आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चंस लिखा दिए जाएंगे और क्लासेस की तरह नहीं। बस जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है और जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है वही पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने से ज़्यादा आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी किसी बुक को पढ़ो, किसी टीचर की क्लास करो, तो आपको ये लगे कि हाँ मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग है। क्यों अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक होता है, क्यों अल्मीडा को नहीं कहा गया, नीनो डी कुनहा से पहले किसी पुर्तगालीज की बात क्यों नहीं की जा रही, उसके बाद की बात क्यों नहीं की जा रही। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।